प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय सेकंड समावेशी विद्यालय बनाना, इसका जो मेरा 93वां जो प्रकरण है, 93वें वीडियो है, इसका जो प्रकरण है वो चिंतनशील शिक्षण। अभी मैंने पिछले उसमें आपको शिक्षण और प्रतिमान बताए थे, लेकिन अब मैं आपको शिक्षण और अन्वेषण और ये बताए थे आपको, और लेकिन अब आता है चिंतनशील जो शिक्षण है, जिसको रेफरेंसिव टीचिंग कहते हैं। ये शिक्षण चिंतनशील जो उच्च लेवल का शिक्षण है, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए, जो चिंतनशील जो शिक्षण है, इसके अंतर्गत जो प्रत्यक्षीकरण जो कल्पना है, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष जैसे पेन, प्रत्यक्षीकरण और एक काल्पनिक। काल्पनिक तो आप लोग सुन रहे हैं क्या है क्या नहीं, ये काल्पनिक है, मुझे आवाज नहीं। और प्रत्यक्षीकरण जो मेरे सामने है, तो ये दोनों ही एक तरह की क्या संज्ञात्मक प्रक्रियाएं हैं, दोनों ही प्रत्यक्षीकरण भी और कल्पना की तरह ये दोनों ही क्या है, प्रत्यक्षीकरण ये एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है। परंतु प्रत्यक्षीकरण में और स्मृति, प्रत्यक्षीकरण और एक स्मृति याददाश्ती दोनों पर ही निर्भर करता है ये, परंतु प्रत्यक्षीकरण और स्मृति दोनों पर ही निर्भर करता है। वह पदार्थ जो वर्तमान में हमारे विचारों में विद्यमान है, वह पदार्थ जो वर्तमान में हमारे विचारों में क्या है, हमारे विचारों में जो विद्यमान है, जिसे हम पहले से कभी देखा था, पहले से कभी जिसको हमने देखा था पहले, ये हमारे विचारों में क्या है, विद्यमान है, पहले से हमें इसको देखा था, लेकिन और अब उसकी हम स्मृति हमारे मस्तिष्क में रह गई है केवल। उदाहरण के लिए मान लो मैंने सन 2010 में ताजमहल देखा, तो देखा तो था हमने, लेकिन अब उस ताजमहल की केवल हमारे मन में क्या है, स्मृतियां हैं कि हम यहाँ से ट्रेन से आगरा गए, आगरा जाकर के वहाँ टेम्पो से हम वहाँ पहुँचे और वहाँ जा कर के हमने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद में हम जैसे ही ताजमहल के अंदर प्रवेश किया, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, बड़ा रमणीक स्थान, पीछे यमुना जी बह रही थी और उसकी ताजमहल के शिखर देख करके मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। वहाँ हमने ये, तो ये क्या है, देखा तो 2010 में था, लेकिन स्मृतियाँ अब 2020 में याददाश्त हैं, केवल मन में हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। तो हमने ये देखा और ये हम उसको याद कर रहे हैं, पुनः दोहरा रहे हैं। स्मृति, तो वो स्मृतियाँ कहीं हमारे जेब में हाथ पैरों में नहीं है, मस्तिष्क के अंदर हैं। वो स्मृतियाँ हमारे किसके अंदर हैं, मस्तिष्क के अंदर हैं। ताजमहल की, जैसे हम ताजमहल का चित्र देखते हैं, तुरंत हमारी वो स्मृति याद आती है कि हाँ ये सब ये हमने देखा था, ये हमने देखा था। तो मस्तिष्क में केवल स्मृतियां ही रह गई हैं। क्यों, देखा तो था इसलिए स्मृतियां हैं। हाँ, देखा नहीं तो स्मृतियां कहां से आएंगी। हाँ, पढ़ा है तो भी स्मृतियां रह सकती हैं। तो ये क्या है, इसी प्रकार हम ये मानकर भी चलते हैं कि चिंतन की जो प्रक्रिया है, स्मृतियां और उस स्मृतियों के बारे में चिंतन करना, तो ये क्या है, मान करके चलते हैं कि स्मृतियां हमारी एक चिंतन की जो मुख्य स्रोत है वो समस्या होती है। चिंतन की प्रक्रिया की एक मुख्य स्रोत है वो प्रक्रिया है।
व्यक्ति समस्या को देख करके, व्यक्ति किसको देख करके साहब? समस्या को देख करके। साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो समस्या है कि गुरुजी बार बार मैं ताजमहल, यानी क्या ताजमहल छोड़े, ताजमहल वाजमहल हमारे समझ में नहीं आ रहा साहब कुछ भी। तो ये क्या है? व्यक्ति समस्या को देख करके उनके प्रति जो क्रिया करता है वही चिंतन है। इसको दोबारा समझाऊंगा मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से, आप अपना ध्यान आकर्षित रखें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए कि प्रत्यक्षीकरण कल्पना की तरह एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है, केवल प्रत्यक्षीकरण। लेकिन परंतु प्रत्यक्षीकरण और स्मृति, ये दोनों ही, जो प्रत्यक्षीकरण है वो स्मृतियों पर निर्भर करता है। याददाश्ती स्मृतियां रह जाती हैं, केवल उन पर निर्भर करता है। और वे पदार्थ जो वर्तमान में हमारे विचार में जो विद्यमान है, वो पदार्थ सोच जो हमारे वर्तमान में हमारे उसमें विद्यमान है, विचारों में, तो हमने कभी देखा था उसको, कभी हमने देखा था वो विचार है, और अब उसकी स्मृति हमारे केवल एक मस्तिष्क पटल पर रह गई है। मस्तिष्क में केवल उनकी स्मृतियां रह गई हैं। अब वो स्मृतियां रह गई हैं, तो देखिए वो इस प्रकार मानकर चलते हैं कि जो चिंतन की जो प्रक्रिया है, उस स्मृतियों को याद करने की जो प्रक्रिया है, जो वर्तमान जो व्यक्ति की समस्या को देख करके उनके प्रति जो क्रिया करता है, उन समस्याओं को देख करके उनके प्रति जो क्रिया करता है, कार्य करता है, और वही चिंतन है। वही क्या है? चिंतन है। ताजमहल के बारे में सोच रहा है, ताजमहल ऐसा था, वैसा था, फलाना था, ढीका था, ये यमुना जी थी और वो थी, तो ये क्या? चिंतन है, जो मस्तिष्क पटल में चल रही हैं। चिंतन करने के बाद हम सुझाव की ओर आते हैं। पहले चिंतन करते हैं, स्मृति आती है, फिर चिंतन करते हैं, चिंतन के बाद में सुझाव, क्या करें क्या नहीं करें, सुझाव, एडवाइस। और फिर भिन्न भिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उनमें एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। समस्या एक है लेकिन प्रतिक्रियाएं अनेक हैं। एक ही व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार अपनी अलग अलग क्या करता है? वो प्रतिक्रिया करता है। लेकिन साधारण तौर पर जो चिंतन जो निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है साहब, जो चिंतन है वो निरीक्षण के उसमें वृद्धि करता है, क्षेत्र में। चिंतन है वो निरीक्षण के क्षेत्र में ही क्या करता है साहब? वृद्धि करता है। निरीक्षण चिंतन के क्षेत्र में क्या करता है साहब? वृद्धि करता है। साधारण तौर पर जो चिंतन है वो निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है, बढ़ाता है, चिंतन के द्वारा ही। और व्यवस्था तथा उन जो क्रियाओं में करने में सहायक होता है, जो व्यवस्था आदि हैं, क्रियाएं हैं, उनमें करने में क्या होता है? सहायक होता है चिंतन। जिसका होना यदि चिंतन प्रत्यक्षीकरण की वास्तविक परिधि में आगे बढ़े, अगर देखिए दोबारा, अगर चिंतन होना, यदि चिंतन जो प्रत्यक्षीकरण है, चिंतन जो प्रत्यक्षीकरण है, उसकी वास्तविक परिधि में आगे न बढ़े, तो वो केवल एक चिंतन मात्र ही है, वास्तविकता नहीं है। अरे दोबारा देखिए, जैसे आपने कोई वस्तु के बारे में देखा है, देखा तो है साहब, याददाश्त करते हो आप, चिंतन करते हो, याद आती है कि हाँ वो ऐसा था, वो ऐसा था।
अब चिंतन के बाद में आप प्रत्यक्षीकरण यानी आपके मस्तिष्क में वो आ जाता है मनन चिंतन के द्वारा। स्मृति मनन चिंतन में बदल जाती है और चिंतन मनन से बदल करके प्रत्यक्षीकरण में आ जाती है कि हाँ साहब ऐसा था वो वास्तव में। मैं कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने या विद्वानों ने कुछ एक दो परिभाषाएं चिंतन के बारे में दी है जिसको चिंतनशील कहा गया है, उनके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं प्रशिक्षणार्थियों। देखिए शुरू से एक बार प्रत्यक्षीकरण, जो प्रत्यक्षीकरण है ये कल्पना एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है केवल, परंतु जो प्रत्यक्षीकरण है और स्मृति दोनों ही याददाश्ती यही चिंतन है। प्रत्यक्षीकरण आपने देखा साहब एक बार पहले, फिर स्मृतियां आ रही हैं और स्मृति के बाद में चिंतन चल रहा है, फिर निर्णय होता है सुझाव कि हाँ वो ऐसा था वो वैसा था, ये थे और वो थे और ये कमियां थी और ये अच्छा था और ये बुरा था और ये सामान था। तो पर्यवेक्षण में ये जब पर्यवेक्षण करते हो किसी चीज का तो ये चिंतन उसमें एक सहायक है। चिंतन का ये क्या है, एक सहायक है ये भी, जो निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है। चिंतन निरीक्षण के क्षेत्र में साहब वृद्धि करता है, ध्यान रखना। और चिंतन जो प्रत्यक्षीकरण है ये वास्तव में एक पर्दी है, एक पर्दी में आगे न बढ़े। तो एक विद्वान हुए जिनको वेलेंसन के शब्दों में, वेलेंसन के शब्दों में एक परिभाषा है चिंतन की। तो देखिए एक परिभाषा के माध्यम से मैं आपको इसको पुनः चिंतन शब्द का प्रयोग इस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं। तो लक्ष्य और उद्देश्य इनकी ओर प्रभावित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रभावित होने का मतलब बढ़ना। श्रृंखलाबद्ध क्रम से, श्रृंखलाबद्ध का मतलब क्या है, क्रम से जो विचार है चिंतन है वो। तो देखिए जो वेलेंसन के शब्दों में ये परिभाषा है चिंतनशील शिक्षण की, तो चिंतन शब्द का प्रयोग इस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध क्रमबद्ध विचार किसी लक्ष्य में अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं, बढ़ते हैं। ये इन्होंने चिंतन के बारे में अपने विचार रखे हैं वेलेंसन ने इस परिभाषा के माध्यम से। इस परिभाषा के माध्यम से जो वेलेंसन है इन्होंने ये अपने विचार रखे हैं। तो देखिए ये चिंतन शब्द का प्रयोग इस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं, बढ़ते हैं। ये इन्होंने अपने वो बताए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है। हाँ ध्यान रखना, चिंतन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है।
चिंतन एक क्या है साहब? मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान देना ये चीज, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान चिंतन के द्वारा किया जाता है। चिंतन इसलिए है समस्याओं के समाधान के लिए। कोई भी परेशानी आई, चिंतन करने लगे, कह रहे हो अरे साहब ऐसी क्या समस्या आ गई जो आप चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो। सोच अब ये सोच सकारात्मक सोच, नकारात्मक नहीं। ये तो काम बिगाड़ने के लिए या काम बनाने के लिए है। इसलिए सोच कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। तो चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है, और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता तब तक वह चिंतन करता रहता है। और आगे देख लो, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है, और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक चिंतन करता रहता है। जब तक वो क्या करता रहे? चिंतन करता है साहब। इसी प्रकार से देखिए, रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। यह भी एक इन्होंने बताया है कि चिंतन एक ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्या है? क्रिया है, मानसिक कार्य है, मस्तिष्क में रहती है। ये चिंतन कोई जेब में या हाथ में लेने की चीज नहीं है। चिंतन मस्तिष्क में निवास करती है। सोच, विचार, पॉजिटिव, सकारात्मक। तो देखिए, जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने चिंतन को भिन्न भिन्न शब्दों में भी परिभाषित किया है। तो वो परिभाषित कैसे किया है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है, ध्यान रखना। ये सार है। रॉस ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने चिंतन के बारे में बताया है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है साहब? मानसिक। ये किन्होंने बताया है? रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। अब
मानसिक क्रिया कैसी है? चिंतन, सोच, सकारात्मक, नकारात्मक। लेकिन नकारात्मक यह ज्ञान की नहीं है, यह अज्ञानता की ओर ले जाती है उल्टी सोच। सकारात्मक क्रिया होनी चाहिए, ये नहीं ये होनी चाहिए। सकारात्मक क्रिया होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। प्रशिक्षणार्थियों देखिए, दोबारा एक बार पुनः प्रत्यक्षीकरण कल्पना की तरह एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है केवल, परंतु ये प्रत्यक्षीकरण और स्मृति, याददाश्त पर निर्भर करती है। प्रत्यक्षीकरण स्मृति पर ही क्या करती है साहब? निर्भर करती है, डिपेंड है उस पर, स्मृति पर, प्रत्यक्षीकरण। और वह पदार्थ जो वर्तमान में हमारे विचारों में जो विद्यमान है, मस्तिष्क में जो विद्यमान है, जिसे हमने कभी पहले देखा था, जिसे हमने पहले कभी देखा था, और अब उसकी स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में है केवल। उसकी जो स्मृतियां हैं वो केवल हमारे मस्तिष्क में है वर्तमान में। जो स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में हैं, तो देखिए इस प्रकार यह मानकर चलते हैं कि चिंतन की जो प्रक्रिया है इसका मुख्य स्रोत ही समस्या का हल है। चिंतन है कब होता है? समस्याएं आने पर। चिंतन समस्याओं का स्रोत है, ध्यान रखना। और जब मस्तिष्क को लेकर के व्यक्ति जब उनके प्रति क्रिया करता है तो वह चिंतन करता है कि मैं सही कार्य करता हूं, गलत। और चिंतन करने के बाद में वो सुझाव की ओर जाते हैं कि मैंने जो कार्य किया है वो सही किया है या गलत किया है। और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ही वह व्यक्ति अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। कभी तो सोचता है कि सही किया है कि गलत किया है, कैसा किया है कैसा नहीं किया है, काम बिगड़ नहीं जाए, मैं सोच रहा हूं वो सही है या गलत है। लेकिन जब साधारण तौर पर चिंतन जो निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है साहब, साधारण तौर पर यह देखा जाता है जो चिंतन है वो निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है और व्यवस्था तथा उन क्रियाओं में करने में सहायक होता है। व्यवस्था और उन क्रियाओं को करने में क्या होता है साहब? सहायक होता है। देखिए जो निरीक्षण है वो परीक्षण की उसमें वृद्धि करता है और व्यवस्था और उन क्रियाओं को करने में सहायक करता है, सहायता करता है। उसके अलावा भी देखिए सहायक हो गया और उन व्यवस्थाओं को करने में उनको सहायक होने के बाद में जिसका होना यदि चिंतन प्रत्यक्षीकरण की जो वास्तविक परिधि में आगे न आ सके, इसलिए एक जो विद्वान हुए हैं उनको मैंने आपको पहले ही बता रहा हूं कि वेलेंसन, इन्होंने मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक परिभाषा लिखी है कि चिंतन शब्द का प्रयोग इस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ना श्रृंखलाबद्ध क्रमबद्ध से। अब चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक क्या है? कोई वस्तु नहीं है, एक मानसिक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है चिंतन के द्वारा। और ये जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक वो चिंतन करता रहता है। जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति
क्या करता रहता है साहब? चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है। और ये तो एक विद्वान ये थे वेलेंसन, मनोवैज्ञानिक। दूसरे रॉस, इन्होंने तो एक शॉर्ट में बताया है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक या पक्ष की मानसिक क्रिया है। चिंतन जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसकी ही केवल एक चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है, केवल मस्तिष्क में ये निवास करती है साहब। मस्तिष्क की एक क्रिया है चिंतन, जो ज्ञानात्मक, जैसे ज्ञान प्राप्त होता है और ये पर्यवेक्षण में सहायक है। ये किस में सहायक है? पर्यवेक्षण में। चिंतन जो पर्यवेक्षण का जो क्षेत्र है उसमें भी एक ये क्या है? सहायक है। इसके द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विषमताएं होती हैं। अलग अलग इनको कार्यों को करने के लिए इनको ढूंढना पड़ता है, और समाधान जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये चिंतन निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता रहता है। और लिख लो साहब इसको, चिंतन निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है। चिंतन है ये निरीक्षण क्षेत्र में क्या करता है साहब? व्यवस्था तथा उन क्रियाओं में करने में सहायक होता है, जिसमें चिंतन की जो प्रत्यक्षीकरण की जो क्रिया है उनमें ये सहायक भी होता है। चिंतन उनमें क्या होता है साहब? सहायक भी होता है उनके अंतर्गत। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समय अभाव के कारण मैं अब मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी के लिए इसमें जो मैंने चिंतन क्रिया, जो चिंतनशील शिक्षण है, इसके बारे में जो बताया है, ये दो तो परिभाषा बताई है मैंने, कुछ ये सार बताया है। ये समय अभाव के कारण मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं स्वागत और धन्यवाद।